Hello students, how are you all? This is Mahin and I welcome you to my YouTube channel. तो पिछली क्लास में हमने अपने YouTube चैनल पर जो हमने पढ़ा हुआ था तो वो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, है ना बेटा। और रिलेटिव प्रोनाउन के हमने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए थे। तो एक बार मेरे साथ उस सारी की सारी बातचीत को मिलकर याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, राइट। हमने 3 शब्द पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन में। एक बार बोलकर बताएंगे बेटा वो 3 शब्द कौन से पढ़े हुए थे? हु, हुम एंड हुज। क्या पढ़ा था बेटा? हु, हुम एंड हुज के बारे में पढ़ा हुआ था। उस जगह पर हमने सीखा था कि जो हमारा हु होता है वो किस केस में यूज होता है? सब्जेक्टिव। किस केस में है? सब्जेक्टिव। अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो क्या यूज कर लेते हैं? हुम। अगर हमें उस रिलेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले लिखे हुए नाउन का संबंध आने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से बताया जाए या आने वाली क्लॉज के किसी पर्सन से बताया जाए तो उस संबंध को बताने के लिए क्या यूज किया जाता है? हुज। सही बोला बेटा, हुज किया जाता है यूज, है ना। तो ये हमने पढ़ा हुआ था उस क्लास में। उसके अलावा हमने और पढ़ा हुआ था कि एंटीसीडेंट जो होता है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं, है ना। आर्टिकल द यूज किया जाता है हमेशा ही। इन सारी बातचीत को हमने पढ़ा था। हु और हुम के कंफ्यूजन को समझने के लिए हमने एक चीज और देखी थी। कभी भी सेंटेंस कोई भी लिखा हुआ है हु यूज करना या हुम ये जानने के लिए सबसे जरूरी बात जो होती है वो क्या होती है बेटा? कि सेंटेंस में हमें ये देखना है कि जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट के पास अपनी अपनी वर्ब है, या ऐसे कहूँ मैं जितनी भी वर्ब है उन सभी वर्ब्स के पास अगर अपना अपना सब्जेक्ट है तो हम यूज करते हैं हुम। और अगर कोई ऐसी वर्ब होती है जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है तो उसके सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं हु। क्या यूज करते हैं? हु। ओके। एक बात और पढ़ी थी, अगर प्रपोजिशन पहले लिखा हुआ मिल जाए तो हुम का यूज करते हैं और अगर उस प्रपोजिशन को बाद में उठाकर रख दे तो हु का यूज कर लिया जाता है। ठीक। तो यहाँ तक की बातचीत से कोई भी कंफ्यूजन अगर रहता है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो बेटा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि जो अगर अच्छा लग रहा है तो एप्रिसिएशन के जो कमेंट्स होते हैं उन्हें पढ़कर पॉजिटिविटी आती है बहुत ज़्यादा, है ना। जो भी डाउट रहते हैं उन डाउट को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, उस पर मिल जाएगा। 95 वाला है जिसपे आप सेंड कर सकते हैं मुझे कोई भी डाउट रहता है आपका तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज मैं कुछ अलग प्यारे से 2 शब्दों के साथ आपके सामने हूँ। कल हमने जो हु हुम हुज पढ़ा था ये पर्सन के लिए पढ़ा था। किसके लिए यूज होता है बेटा? पर्सन के लिए। इसके सारे केस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस अलग अलग होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं विच के बारे में। किसके बारे में बेटा? विच के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो विच है इसका यूज लिविंग नॉन लिविंग या मैं कहूं एनिमल्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं पर्सन के लिए भी किया जाता है, सभी के लिए यूज किया जाता है इसका यूज। लेकिन कुछ डिफरेंस है। फिर आप कहेंगे सर ये तो आपने लास्ट क्लास में कहा था कि पर्सन के लिए तो हु का यूज करते हैं, विच कहां से यूज हो जाएगा? भाई देखो समझना यहां से कि सबसे पहले एक बात समझे, जो विच है हमारा ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यानी ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों चीजों की तरह यूज किया जाता है। वही हमने देखा था लास्ट क्लास में पर्सन के लिए जो प्रोनाउन पढ़ा था, हु हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हुम। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो ये विच ही लिखा जाएगा, ठीक। वहीं पर अगर इसका पोजीशन यानी संबंध बताने का बात की जाए तो संबंध बताने के लिए हम ऑफ विच का यूज कर लेते हैं, ऑफ विच का यूज करते हैं। या कई बार ऐसा होता है ऑफ विच ना यूज करके हम यूज कर लेते हैं पहले तो उस नाउन को। देखो हम क्या करते थे कि हुज के तुरंत बाद हमें नाउन लिखा मिलता था, है ना। अब विच के ये पर्सन के साथ विच के कंडीशन में क्या करना है, ये नाउन हमारा पहले आ जाएगा और इससे पहले तो आर्टिकल द लिखा ही होगा हमेशा ही, ठीक है। तो सॉरी द नाउन, ठीक। फिर हमें क्या लगाना है? ऑफ। फिर हमें लिखना है बेटा विच। तो या तो हम ऐसे कर लें द नाउन
ऑफ विच को लगा सकते हैं, या फिर बेटा ऑफ विच को लगा सकते हैं। ऑफ विच लगाते हैं अगर सिर्फ, तो इसके बाद में आप नाउन को लिखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, इसे एक बार इरेज करके बताता हूं। देखो ध्यान से समझना, अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम तो जैसे दिस इज द हाउस whose walls are very strong। ये एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है। अगर दिखे हुए सेंटेंस को हम देखें, ये जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, यहां पर ये जो वॉल्स है इनका संबंध किससे हुआ बेटा? हाउस से। वॉल्स का संबंध किससे बताया जा रहा है बेटा? हाउस से बताया जा रहा है। और संबंध बताने के लिए हमने कल पढ़ा था हु इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज तो पर्सन के साथ किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं? हाउस के बारे में, जो कि पर्सन नहीं है अपने आप में, तो हुज हमारा गलत हुआ। हुज गलत हुआ, फिर करेक्ट क्या होगा? देखो इसे करेक्ट बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे लिखिए सेंटेंस को, दिस इज द हाउस ऑफ विच, हुज को हटाकर ऑफ विच लिख दीजिएगा। दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। या फिर इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऑफ विच ना कहना चाहें तो आप कह सकते हैं द वॉल्स ऑफ विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप दोनों तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे बेटा, दिस इज द पेन ऑफ विच इंक इज रेड। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज द पेन ऑफ विच इंक इज रेड, तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर पेन का संबंध उसके इंक से बताया जा रहा है। तो संबंध बताने के लिए नॉन लिविंग का हम ऑफ विच का यूज करते हैं। एग्जाम में अगर यहाँ हुज लिखा होगा तो आप उसे ऑफ विच करेंगे, या फिर इसे एक तरीके से और करेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इस नाउन को पहले लिख सकता हूं, यानी मैं कह सकता हूं द इंक ऑफ विच इज रेड, ऐसे भी तो कहा जा सकता है। यानी इस बात को दोनों तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो पर्सन का संबंध बताने के लिए हमने देखा था हुज यूज कर लेते हैं, लेकिन वहीं अगर संबंध हमें किसी थिंग का बताना हो तो उसके लिए हमें ऑफ विच प्लस नाउन या द नाउन ऑफ विच का यूज करना होगा। ओके, चलिए अब इसे समझते हैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में इसका फंक्शन कैसे क्या रहता है। हमने अब ये भी देखा कि विच का यूज हम किसके लिए करेंगे बेटा? एनिमल्स के लिए या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स यानी थिंग्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया बेटा निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो या तो हम इसका यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, या फिर इसका यूज करेंगे हम निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो एक बार इसे तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर बातचीत को समझते हैं आगे। कल हमने पर्सन के बारे में समझा था, पर्सन के लिए हु, हुम, हुज, लेकिन आज हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स थिंग्स के बारे में ही सीखने वाले हैं। तो विच का यूज हम करते हैं एनिमल्स या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, वहीं पर एक बात और है बेटा कि एक शब्द हमारा और होता है बहुत ही अच्छा सा, जिसे हम कहते हैं बेटा व्हाट। ठीक, व्हाट के साथ भी सेम कंडीशन होती है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। वही विच देखा हमने, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में सेम रहता है। इसका यूज भी, ये जो व्हाट है हमारा, हम व्हाट का यूज भी करते हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी थिंग्स के लिए। जो भी वस्तु होती है, वस्तुओं के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं बेटा? व्हाट का यूज कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा दोनों के यूजेस में।
विच और व्हाट का जो यूज होगा, इन दोनों ही यूज में क्या डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को हमें सीखना है। देखो बेटा, ध्यान से समझेंगे इस बात को। आइए यहां से बातचीत को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, व्हाट का यूज हम तब करेंगे सेंटेंस में जब कभी भी सेंटेंस के अंदर व्हाट से पहले क्या नहीं लिखा मिले बेटा, कोई ना कोई नाउन। अच्छा, इस नाउन को हम क्या कह देते हैं बेटा, बोलिए बेटा, क्या कह देते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है, इस नाउन को क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट। तो इस बात को आज से ध्यान में रखेंगे बेटा कि व्हाट ऐसा प्रोनाउन होता है कि इससे पहले कभी भी एंटीसीडेंट नहीं दिया होता। ये जो एंटीसीडेंट होगा ये सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि कभी भी कोई सेंटेंस ऐसा लिखा मिले जिस सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं होगा तो क्या यूज करेंगे? व्हाट। क्या यूज करेंगे बेटा? व्हाट का यूज करेंगे। वहीं अगर विच की बात करें तो विच का यूज बेटा सेंटेंस में तब किया जाता है जब इससे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन, या इस नाउन को मैं क्या कह सकता हूं? एंटीसीडेंट लिखा मिलेगा। इन दोनों के यूज में एक ही डिफरेंस है, एक बार मेरे साथ बोलना बेटा। विच का यूज पर्सन या थिंग, एनिमल्स, थिंग के लिए तब करते हैं जब इससे पहले क्या दिया होता है? हमेशा ही एक एंटीसीडेंट। दोबारा बोलो बेटा, क्या दिया होता है? एंटीसीडेंट। भाई बोला करो, ठीक है। व्हाट तब यूज किया जाता है जब सेंटेंस में क्या नहीं होता? एंटीसीडेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब अभी मैंने एक बात और कही थी कि विच का यूज समझने के लिए एक बात को ध्यान में रखेंगे, ये पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है। जो विच है, विच का एक यूज और है। उस कंडीशन में ये पर्सन, थिंग, एनिमल सबके लिए यूज होता है। चाहे बात पर्सन की जाए, चाहे एनिमल की जाए, चाहे थिंग की जाए, ये सबके लिए यूज हो सकता है। ये तब यूज किया जाता है बेटा सबके लिए जब इन केस ऑफ सिलेक्शन, इन केस ऑफ सिलेक्शन। या मैं इस बात को हिंदी में समझाऊं तो बेटा इसका मतलब हुआ जब हमें कई चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, या मैं कहूं जब हमें चॉइस बतानी हो, या मैं कहता हूं जैसे ये 3 मार्कर है, मैं कहता हूं आपको भाई कौन सा मार्कर चाहिए, तो मैं यूज क्या करूंगा बेटा? विच। क्या यूज करूंगा? विच। अब मान लीजिए 3 कोई खड़ी हुई है ना। अब उसमें से आपको, एक गलत मत समझो भाई, 3 कार खड़ी हुई है, ठीक है। उनमें से आपसे पूछ रहा हूं मैं कौन सी गाड़ी चाहिए भाई, तो आपको क्या यूज करना होगा? विच, ठीक है। बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से किसी एक लड़के ने आपके साथ कुछ बदतमीजी की, फिर आप अपने साथ के लोगों को, अपनी पार्टी वालों को बुलाकर लाए। उन्होंने पूछा भाई इनमें से किसने आपको, है ना, तो फिर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? विच बॉय। क्या पूछा जाएगा? विच बॉय या विच गर्ल, वॉट एवर, ठीक है। जैसे आज एक एक्टर ने सुसाइड कर ली, तो विच एक्टर कमिटेड सुसाइड टुडे? देयर आर मेनी एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है। इट इज वेरी सैड। उसी ने एक मूवी में कहा हुआ था, लास्ट मूवी जो थी उसकी छिछोरे, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग, है ना। सुसाइड ही सॉल्यूशन नहीं होता है, बट इट इज लाइफ, इट इज रियली अनफेयर, वेरी सैड। ओके, चलिए हम यहाँ अपनी बातचीत को करते हैं आगे। तो विच का यूज पर्सन, थिंग, एनिमल के लिए तब किया जाता है जब सिलेक्ट करना हो, कई में से किसी एक को हमें क्या करना हो? सिलेक्ट करना हो, या चॉइस बतानी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने समझा। अब इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक सेंटेंस आपके सामने में लिखता हूं, आई डोंट लाइक ब्लैंक, ही सेड, या यू सेड कर लेते हैं, चलिए यू सेड, ठीक। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, आई डोंट लाइक द स्टोरी ब्लैंक, यू सेड या यू टोल्ड,
स्टोरी के लिए टेल कर लेते हैं, ठीक है, तो टोल्ड कर लेंगे। ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों सेंटेंस में व्हाट आंसर होगा या विच मार्क कीजिएगा। आपका जो भी आंसर रहेगा बेटा आंसर लगाइएगा, क्या आंसर होगा। बिल्कुल, चलिए आपने अपने आंसर जो भी हैं बेस्ट आंसर्स लगाए होंगे, मैं समझा देता हूं। देखो एक सेंटेंस हमारा ये है यू सेड एंड यू टोल्ड, ये दोनों का ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, एक कंप्लीट सेंटेंस ये हो गया। इन दोनों को जोड़ना है तो कंजंक्शन चाहिए, ठीक। सेंटेंस में बात की जा रही है किसी थिंग या स्टोरी के बारे में, तो हम हु हुम हुज का यूज तो करने वाले नहीं है, ठीक है। अब बात आती है व्हाट या विच की। तो अभी अभी हमने सीखा कि विच का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट हो, और जब एंटीसीडेंट ना दिया हो तो व्हाट का यूज कर लेते हैं, राइट। तो बेटा इन सेंटेंस में अगर देखते हैं हम तो आई डोंट लाइक ये वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद ये शब्द दिया हुआ एक नाउन जिसे हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, क्योंकि यहां पर हमारा कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन से ठीक पहले लिखे हुए नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है और उससे पहले आर्टिकल था का यूज किया जाता है। तो यहां बेटा एंटीसीडेंट है, अगर एंटीसीडेंट है तो फिर आपका जो आंसर होगा वो विच होगा। यहां पर आप व्हाट का यूज नहीं कर सकते। वही ठीक इस सेंटेंस में देखें तो ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद कोई भी नाउन नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ये पूरा का पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट इसका बनकर आएगी। तो यहां पर कोई भी नाउन यानी एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ है, तो फिर आपका जो आंसर होगा बेटा वो होगा व्हाट। आप विच आंसर नहीं लगा सकते, ओके। चलिए इस बात को एक बार लिखिएगा, पूरी बातचीत को मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइंड कराता हूं, एक बार साथ में बोलिएगा, लिखना रोक लो, अभी लिखना रोक लो, एक बार साथ में मेरे इसे दोबारा से बोलना है। विच का यूज हम तब करते हैं, कब करते हैं बेटा, जब बात सेंटेंस में की जाए एनिमल्स या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा ये सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में कैसा रहता है, सेम रहता है। पजेसिव केस में द नाउन ऑफ विच या ऑफ विच प्लस नाउन का यूज कर लेते हैं, है ना। विच का यूज पर्सन या थिंग या एनिमल के लिए एक कंडीशन में और किया जाता है, जब हमें चॉइस बतानी हो या कई में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो उस चॉइस को बताने के लिए हम पर्सन के लिए, थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए क्या यूज कर लेते हैं, विच, ठीक है, विच का यूज करेंगे। और विच का यूज हम सिर्फ तब करेंगे जब सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट नहीं दिया हो, है नहीं, ऐसा नहीं है। जब एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा तब तो हम व्हाट का यूज करते हैं। अगर एंटीसीडेंट दिया हो, विच से पहले हमेशा ही कोई ना कोई एंटीसीडेंट दिया होगा, और जब एंटीसीडेंट दिया होगा तो आप विच यूज करेंगे, और जब एंटीसीडेंट नहीं है तो थिंग्स के लिए आप यूज करने वाले हैं व्हाट का, ओके। तो ये छोटी सी कंफ्यूजन मैंने आपके सामने आज डिस्कस कराई। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, चलिए जैसे ऐसे थोड़ा स्पेस कर देता हूं। द बुक ब्लैंक आई बॉट यस्टरडे या आई परचेज्ड यस्टरडे इज वेरी यूजफुल। ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या लगाएंगे आंसर, व्हाट या विच। एक सेंटेंस और लिख देता हूं आपके सामने एक दो, ठीक है। आई हैव लॉस्ट I have lost blank you gave me, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, I have lost the mobile blank you gave me, ठीक। इनमें एक बार आंसर लगाकर देखें बच्चे क्या आंसर होगा। चलिए देखो सेंटेंस को अगर समझेंगे तो द बुक एक सेंटेंस तो हमारा ये हो गया पूरा, आई परचेज यस्टरडे, है ना।
और एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, द बुक इज वेरी यूजफुल, बुक है वो कैसी है, बहुत ही यूजफुल है। कौन सी बुक, जो कल खरीदी थी। तो यहां पर हमें इन दोनों को जोड़ने के लिए एंटीसीडेंट चाहिए, तो एंटीसीडेंट हमारा क्या होगा, विच। अब विच इसलिए यूज होगा क्योंकि ये इसका एंटीसीडेंट बन गया। एंटीसीडेंट यानी कि ये नाउन है बुक अपने आप में, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखे हुए नाउन को हम एंटीसीडेंट कह देते हैं और उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, देखो इस बात को और अच्छे समझना, एक बार मैं इसे इरेज करता हूं। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं मैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस आपके सामने लिखा मिलता है, ब्लैंक आई परचेज्ड यस्टरडे इज वेरी यूजफुल। अगर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा मिलता है बेटा, तो यहां पर तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, फिर यहां पर आंसर हो जाएगा व्हाट आई परचेज्ड यस्टरडे, व्हाट आई परचेज्ड यस्टरडे इज वेरी यूजफुल। क्योंकि यहां पर सेंटेंस में पहले कोई भी नाउन यानी कि एंटीसीडेंट नहीं लिखा है। एंटीसीडेंट ना लिखा होने पर हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं व्हाट, एंटीसीडेंट होने पर यूज करते हैं विच। तो यहां विच इसलिए हो जाएगा क्योंकि नाउन लिखा है, यहां व्हाट होगा क्योंकि नाउन नहीं लिखा है। इन दोनों सेंटेंस में देखते हैं, ये हमारी सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई, वर्ब के बाद यानी इस कंजंक्शन से पहले कोई नाउन तो है नहीं, तो फिर एक्चुअली व्हाट वाले सेंटेंस में स्टेटमेंट क्लियर नहीं होता है कि क्या चीज हुई है। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया, क्या खो दिया, जो तुमने दिया था, क्या दिया था पता नहीं, पर वो खो दिया जो भी दिया था। ठीक है, लेकिन यहां पर तो बात की हुई है कि क्या खो दिया है, और तुमने क्या दिया था, मोबाइल, और जो मोबाइल दिया था वही खो दिया है। यहां पर तो एंटीसीडेंट दिया हुआ है, तो यहां आंसर आपका क्या होगा फिर, विच। ठीक है, तो विच और व्हाट का ये छोटा सा कन्फ्यूजन था आपके सामने, जो मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया। होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एप्रिसिएशन के कमेंट्स हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। कोई भी टीचर है, कोई भी पढ़ाता है आपको, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में जिसका अच्छा आ जाए वही टीचर अच्छा है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम प्रैक्टिस के साथ या कुछ नई चीज़ों, नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जस्ट टेक केयर, बाय बाय।